अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पेट्रोल पंप पर आप पेट्रोल की जो कीमत अदा करते हैं उसमें आप सिर्फ पेट्रोल की कीमत ही अदा नहीं करते, उस कीमत में हुकूमत की पेट्रोलियम लेवी के साथ डीलर का मार्जिन और ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन और इसके अलावा भी कई तरह के चार्जेस शामिल होते हैं। लेकिन अब पेट्रोल पंप के कारोबार में एक नई तब्दीली ने इन अखराजात में मजीद इजाफा करके आम आदमी को ही टैक्सेस के बोझ तले दबा दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर अब पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन 15.5% बढ़ा दिया। ₹8.64 से अब यह ₹9.98 यानी तकरीबन ₹10 कर दिया गया। यानी हर लीटर पर डीलर्स को अब ₹1.34 इजाफी मिलेंगे और यह इजाफा कुछ ही दिन के बाद 1 सितंबर 2026 से नाफिज भी हो जाएगा। पेट्रोल पंप डीलर्स के मार्जिन तो बढ़ गए, लेकिन यहां पर अब सवाल यह पैदा होता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का फिर क्या होगा। उनका मार्जिन अभी ₹7.87, जाहिर है वो भी मैदान में आ जाएंगी। उनके लिए भी ₹1.22 इजाफे की मंजूरी उसूली तौर पर हो चुकी है, मगर यह इजाफा अभी तक नाफिज नहीं हुआ है। अब अगर ये भी नाफिज हो जाता है तो फ्यूल की कीमत पर फिर एक मजीद दबाव आ जाएगा और वो फौरी आवाम पर पास ऑन होगा। अब आते हैं हुकूमत के सबसे बड़े हिस्से यानी पेट्रोलियम लेवी की तरफ। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत के लिए सिर्फ एक चार्ज ही नहीं है, बल्कि आमदनी का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। माली साल 2025-26 में लेवी से तकरीबन ₹1.5 ट्रिलियन से ज्यादा वसूल होने की रिपोर्ट सामने आई है और यही वजह है कि जमाते इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर रखा है। वो चाहते हैं कि इस लेवी को मुकम्मल ख़त्म किया जाए। कराची, लाहौर, पिशावर, कोयटा में इसी सिलसिले में इस वक्त ये धरने भी जारी हैं। जमात इस्लामी का बुनियादी मुतालबा है कि पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म किया जाए और आवाम को सस्ता पेट्रोल फराम किया जाए। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज बदस्तूर जारी है और एहतजाज अपने चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। लेकिन हुकूमत भी अब अवामी दबाव को महसूस करती है, ऐसा लग रहा है कुछ दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को फौरी कराची पहुँचने और लोकल ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात करने की हिदायत की है। मकसद इसका यह है कि मकामी तौर पर तैयार होने वाले डीजल की कीमत में कमी के इम्कानात तलाश किए जाएं। वज़ीर आज़म ने खास तौर पर यह कहा है कि आवाम को मुमकिना हद तक फौरी रिलीफ दिया जाए। यानी एक तरफ हुकूमत डीलर्स का मार्जिन बढ़ा रही है और फिर दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी से भारी आमदनी हासिल कर रही है, जबकि आवाम सस्ते पेट्रोल और डीजल का मुतालबा कर रहे हैं लेकिन वो उनको मिल नहीं रहा। अब असल इम्तिहान यही है कि कराची की रिफाइनरीज से मुज़ाकरात आवाम की जेब तक कितनी जल्दी ये रिलीफ पहुंचाता और जमात इस्लामी का ये धरना कब तक जारी रहता है, इसके कुछ खातिर ख्वाह नताइज आवाम के फ़ायदे में आते भी हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनिम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये आपने धरना स्टार्ट किया, उसी दरमियान में हमने देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस 2 दिन बहुत ज़्यादा बढ़ी, उसी दरमियान में डीलर्स मार्जिन भी बढ़ गया, उसी दरमियान में हम देख रहे हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन है उसको भी बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये आप पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए आपका ये धरना था, लेकिन कीमत मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। हुकूमत संजीदा नहीं ले रही आपके इस धरने को? देखिए जी, जमात इस्लामी के धरने को आज चौथा रोज़ है और हमारा ये मुतालबा कि पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में जो भत्ता टैक्स आयद किया गया है, जिसने पाकिस्तान के अवाम की कमर तोड़ दी है, पाकिस्तान के अवाम के लिए जीना महाल कर दिया है, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये मुश्किल हो गई है कि एक आम आदमी अगर 1 लीटर पेट्रोल एक तालिब इल्म डलवाता है कि जो टैक्सेबल आमदनी भी नहीं है, एक नौजवान डलवाता है, इसी तरह एक फूड राइडर डलवाता है, तो उस पर वो ₹130 टैक्सेस देने पर मजबूर है। कैसा जुल्म है कि एक आदमी के लिए ये मुश्किल है कि किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाए, किस तरह बिजली के बिल अदा करे, किस तरह टैक्सेस अदा करे, किस तरह अपने घर के किराया अदा करे, किस तरह वो अपनी रोटी रोजी कमाए। इन हालात में जमात इस्लामी ने लोगों को कॉल दी है, लोगों को झंझोड़ा है, लोगों को शऊर दिलाने की कोशिश की और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त धरने जारी हैं। हमारे धरने का आगाज हो गया है, चौथा दिन है, हमारे धरने जारी रहेंगे। हुकूमत, बेहतर यह है कि जल्द ही हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले, वरना जमात इस्लामी का तो फैसला बिल्कुल वाज़ेह है कि हम अपने धरने कंटिन्यू कर रहे हैं। और इन हुक्मरानों की सूरत हाल ये है कि इनकी अय्याशियाँ, इनके अलल्ले तलल्ले, इनके प्रोटोकॉल, इनके मुफ्त पेट्रोल, इनकी मुफ्त बिजली, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है, पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स खत्म किया जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए और महंगाई का खात्मा किया जाए। सही। तो मुनीम साहब, ज़ाहिर है हुकूमत IMF के प्रोग्राम में उनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस या उन पर पाबंदियां ऐसी आई हैं कि वो ज़ाहिर है खुद इसको नहीं कर सकते। अब ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है या इसमें कोई वे आउट भी है कि कोई ₹20 की कमी, 30 की कमी, 40 की कमी, यानी ₹80 इस वक्त 1 लीटर पर लेवी है, तो ये 80 को 30-40 रुपये कर दिया जाए या मुकम्मल ही सिफर कर दिया जाए, जो अमली तौर पर नामुमकिन नज़र आ रहा है इस वक्त हुकूमत के लिए? देखें जी, हुकूमत अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करे। अब देखें ना, मुफ्त पेट्रोल, सिर्फ वफाकी हुकूमत ने मुफ्त पेट्रोल, इनको 380 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल पिछले साल दिया गया। इस ब्यूरोक्रेसी को, इस पर हुकूमत को
280 अरब रुपए का जो है वो बिजली इनको फ्री दी गई है, तो 660 तो यही बन गए, दोनों को मिला लिया जाए। फिर इन्होंने 1566 अरब रुपए यानी 1.567 ट्रिलियन रुपीज जो है वो इन्होंने जो है वो लेवी जो है वसूल की है, भत्ता वसूल किया है। और ये कितने फख्र से कहते हैं कि हमने 100 अरब रुपए ज्यादा वसूल किए हैं। तो भाई अगर यही सब कुछ करना है तो ये हजारों का अमला एफबीआर का क्या कर रहा है? ये तो सैलरीड क्लास का भी खून निचोड़ रहा है कि जिसकी तनख्वाह 60,000 रुपए होती है उसका टैक्स बैंक से कट जाता है, और बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने 25 और 24 के मुकाबले में सिर्फ जुलाई के महीने में 44 अरब रुपए सैलरीड क्लास से किए हैं। यानी सैलरीड क्लास को पीस दो, अवाम को पीस दो, नौजवानों को से जीने का हक छीन लो, तालिब इल्मों को पे भारी भरकम लेवी आयद करो, लेकिन अपनी अय्याशियां खत्म ना करो। हम ये कहते हैं कि भाई आपने 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा, मरियम साहिबा आपके लिए 9 करोड़ की गाड़ी सेनेट चेयरमैन के लिए खरीदी गई है। वज़ीर आज़म साहब कराची आए 4 घंटे के लिए, 36 गाड़ियों का फ्लीट उनके साथ था। हर वजीर, हर एमपीए, हर एमएलए के साथ 2-2, 3-3 गाड़ियां चल रही हैं पुलिस की, पेट्रोल जा रहा है। ये कैसा जुल्म है भाई? अपनी अय्याशियां खत्म करें। पेट्रोलियम लेवी पर जो आपने भत्ता वसूल कर रहे हैं इसका खत्म होना चाहिए। तो मुनीम साहब, ये जितने भी आपके मुतालबात हैं सब बहुत ही जायज़ हैं, एक आम आदमी के दिल की आवाज़ हैं, जो लोग भी, और हर एक आम आदमी इस वक्त तकलीफ में, और वो यही चाहता है कि इन सारे इकदाम पर फौरी अमल हो। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? 4 दिन अभी गुजर चुके हैं और अभी तक कोई ऐसी हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ की आवाज़ नहीं आ रही है, बल्कि उल्टा 2 दिन पिछले पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती रही, डीलर मार्जिन भी बढ़ गया। अपने इन मुतालबात को आप मनवाएंगे कैसे? प्रेशर कुछ मजीद क्रिएट करने के लिए कोई अगली हिकमत अमली है? जी, ये धरना चलेगा तो इंशाल्लाह प्रेशर भी बिल्ड होगा इंशाल्लाह ताला। और अभी तो आगाज है, अभी तो ये शुरू हुआ है सिलसिला। और जिस सारी बात है कि हम यहाँ बैठे हैं, मुख्तलिफ शहरों में बैठे हैं, और धरना तो मरकज बन जाएगा पूरे शहरों में। यानी कराची सिर्फ धरना नहीं हो रहा होगा एक गवर्नर हाउस के सामने, बल्कि पूरे शहर में अपने एहतजाज को इंशाल्लाह ताला हम पूरे शहर में फैला देंगे एहतजाज को। इसी तरह लाहौर है, इसी तरह फैसलाबाद है, गुजरावाला है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, पाकिस्तान के दीगर शहर है, तमाम शहरों में अपने एहतजाज को फैलाएंगे। और इंशाल्लाह ताला इन जालिमों को घुटने टेकना पड़ेंगे। ये जुल्म नहीं चलेगा कि आप जो है वो, और आपने तो खुद कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर पेट्रोलियम को कहा है कि भाई जाइए जाके बात करिए कि डीजल के हवाले से कि रेट कम होना चाहिए, पेट्रोलियम के हवाले से रेट कम होना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। यानी चले जमात इस्लामी के निकलने के नतीजे में इतना तो ख्याल आया कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वरना इनकी पूरी फहरिस्त में कहीं अवाम है? ये तो सारे वो लोग हैं जो फॉर्म 47 की शक्ल में मुसल्लत कर दिए गए, इनको नशिस्तें बांट दी गई। यही हाइब्रिड निजाम चल रहा है इस मुल्क के अंदर, और अब इनको ख्याल आया है कि अच्छा आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, आप आवाम को रिलीफ दीजिए, ये भत्ता लेवी टैक्स का खात्मा कीजिए, लोगों को से जीने का हक मत छीनिए। यही हमारा मुतालबा है, सिंगल पॉइंट मुतालबा है। पेट्रोलियम लेवी कम होगी, इंशाअल्लाह ताला महंगाई पर भी काबू पाया जाएगा। वरना देखिए हर चीज की कीमत में, पेट्रोल की कीमतों के नतीजे में हर चीज की कीमत में इजाफा हो जाता है। अशियाए खोरोनोश, कल की खबर थी 20 चीजों की कीमतों के अंदर इजाफा हो गया। तो आप बताइए ना, 43,000 रुपीज के अंदर जो बेसिक सैलरी हुकूमत ने मुकर्रर की है, जरा बिलावल भुट्टो साहब बता दीजिए, मरियम साहिबा बताएं कि 43,000 में घर का बजट कैसे बनता है? ये बजट बना के बता दीजिए हमें। 43,000 के अंदर एक आदमी बिजली के बिल दे, एक आदमी पानी पर बिल दे। यानी कराची में तो ये है कि कराची की केएमसी एमयूसीटी के नाम पर बिजली के बिल के अंदर भी उन्होंने म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स लगा दिया है। फिर पानी पे ऊपर अभी उन्होंने 7% बढ़ा दिया, 23% पहले बढ़ाया था। तो पानी पे हम दे रहे हैं, बिजली पे हम दे रहे हैं, गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, अशियाए खुरोनोश महंगी हो गई हैं। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? अपनी रोटी रोजी कमाएंगे कैसे? किस तरह अपने घर का किराया देंगे? ये सारे सवालात तो है ना। तो जरा बिलावल भुट्टो साहब से मेरी दरखास्त है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब 43,000 रुपीज में अपने घर का बजट बना के दिखा दें। अगर सारी बात है, उनको तो इससे सरोकार ही नहीं है, पेट्रोल कहाँ से आ रहा है। मुनीम साहब, ये पेट्रोलियम लेवी जिसको आप जबरी भत्ता कहते हैं, जब तक ये मुकम्मल ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक जमात इस्लामी का धरना भी ख़त्म नहीं होगा। ये उसी तरह जारी रहेगा जब तक ये मुतालबा मुकम्मल तौर पर हुकूमत मान नहीं लेती। देखें जी, बिल्कुल हमारा ये धरना जारी है, और देखिए हमारे पास ऑप्शंस बेशुमार हैं। ये धरना है, इंशाअल्लाह ताला ये धरना कुव्वत पकड़ेगा। धरने में आवाम का रुजू है, नौजवान आ रहे हैं। आज कराची में हमने हज़ारों खवातीन का, बिला मुबालगा ये बात कर रहा हूँ, हमने खवातीन का एक बहुत बड़ा एहतजाज था जो धरने में आया है। हमारी माएँ थी, बहनें थी। अब आप देखें ना, जब माएँ बहनें भी सड़क पर आकर बैठने पे मजबूर हो जाएं, जब चूल्हा
चूल्हा बुझ जाए, तो इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना कि माएं बहनें भी आके सड़क पे, आज हमारी हजारों की तादाद में खवातीन कराची के इस धरने के अंदर मौजूद थी। तो हम धरना हमारा कंटिन्यू है और इंशाल्लाह ताला हमारी मुशावरत का एक सिलसिला होता है। हम जो है, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हड़ताल का ऑप्शन मौजूद है, इस्लामाबाद का ऑप्शन मौजूद है, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। और ये हमारा हक है, अवाम का हक है कि पुरअमन जमहूरी सियासी जद्दोजहद के जरिए हम चाहते हैं कि हुक्मरान तबका होने वाले जुल्म का, अवाम पर होने वाले जुल्म का खात्मा करें। अच्छा मुनीम साहब, ये 2024 में भी यही दिन थे, अगस्त का ही महीना था, आप लोगों ने रावलपिंडी में धरना दिया, हाफिज नईम साहब वहाँ उनको इंटरव्यू करने गया, कंटेनर में उनसे बातचीत भी हुई। तो ये ज़रा 20 सेकंड का उनका ये एक छोटा सा शॉर्ट आप सुनिएगा, फिर मैं ज़रा इससे मुताल्लिक आपसे सवाल करता हूँ। ये हाफिज नईम साहब का शॉर्ट सुनाइएगा ज़रा। सातों मुतालबात की मंजूरी तक बैठे रहेंगे, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? नहीं, देखिए सीधी बात है, इसमें या तो वो साबित करने की ये नहीं हो सकता तो हम चिन्ह बात कर लेंगे उनसे। अच्छा, जब वो साबित नहीं कर सकते फिर तो मानना पड़ेगा। और वहाँ आप अच्छा, और ऐलानात से नहीं जाएंगे। अच्छा, इक़दामात से, अमली इक़दामात, मतलब कमेटीज फॉर्म हो जाएं या इससे बढ़कर कुछ रोड मैप बनेगा ना और काम शुरू हो जाए। तो मुनीम साहब, ये 2024 के धरने में हाफिज साहब ने कहा था कि ऐलानात से नहीं जाएंगे, अमली रोड मैप जब होगा, काम होता हुआ नजर आएगा, उस वक्त धरना खत्म होगा। उस वक्त आपके 7 मुतालबात थे बिजली को लेकर, IPPs को लेकर के बिजली सस्ती की जाए। वो बिजली उसके बाद महंगी हुई है, सस्ती नहीं हुई, लेकिन वो धरना भी आपका ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर वो मामला भी आप देखें कहीं दब गया। देखिए, आपकी मालूमात के लिए मैं अर्ज करूं कि IPPs का था कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कोई नहीं जानता था कि किस तरह आवाम की जेबों पे डाका डाला जा रहा है। कोई नहीं जानता था कि ये पैसे चार्ज करते हैं डीजल के, फूक से जो है वो प्लांट चलाते हैं अपने। कोई नहीं जानता था कि IPPs यानी पिछले साल 2000 अरब रुपए IPPs को उस बिजली बनाने के, उस यानी बिजली ना बनाने के पैसे दिए गए हैं। यानी ये कैसा जुल्म था। तो जमात इस्लामी की एक बड़ी कामयाबी ये थी कि हमने लोगों को बताया कि IPPs के नाम पे तुम्हारी जेबों पे डाका डाला जा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो आप बात कह रहे हैं, देखिए मैं 4 नवंबर 2025 की आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। वजीर तवानाई की अवैस लोहारी साहब ने बात की कि हमने IPPs से रीनेगोशिएट किया, हमने मुआहिदों को असर देखा, उस पर नजरसानी की, हमने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल किए। वरना ये तो कहते थे कि IPPs से बात कर नहीं हो सकती, हमें इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट लिया जाएगा। पता ये चला कि 36 IPPs ऐसी थी कि जिनसे रीनेगोशिएट हुआ, उससे मुआहिदे खत्म हुए, उससे जो है वो नजरसानी की गई और इसके नतीजे में बिजली के घरेलू सार्फिन को 8 रुपए 35 पैसे फी यूनिट का फायदा हुआ, जो आज सनदी सार्फिन को 16 रुपए 68 पैसे फी यूनिट का रिलीफ मिला। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं। और कौमी खजाने पे कमोबेश यानी 3400 अरब रुपए से लेकर 3500 अरब रुपए तक कौमी खजाने को फायदा हुआ। यानी इसका मतलब है कि अगर संजीदगी से बात की जाए तो ये IPPs कुछ मैटर नहीं करते। असल बात ये है कि IPPs किन के हैं। ये IPPs जरदारी फैमिली के हैं, ये IPPs आपको मिलेंगे तरीन फैमिली के मिलेंगे, या आपको नवाज शरीफ फैमिली के मिलेंगे। तो इन्हीं लोगों के IPPs हैं। एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से जो है वो यानी अपनी जेब में सारा पैसा जा रहा है, अवाम रुल रही है। ये शऊर किसने दिया? जमात इस्लामी ने दिया। जमात इस्लामी ने आवाज बुलंद की, जिसके नतीजे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े पैमाने पर रिलीफ मिला। बाकी तो ये हुक्मरानों की टैक्टिक होती है। आप धरने पे बैठे हैं, लोगों ने कहा यार बिजली के रेट जो पिछले महीने के थे, यानी अगस्त में हमारा धरना चल रहा था, 14 दिन का धरना हुआ 2024 में, और जो जून के आपके जो कहते हैं ना कि वो FPA कहलाता है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो होते हैं FSC, उस एडजस्टमेंट चार्जेस के पिछले महीने के वो बड़े थे, यानी पिछले महीने के उस वक्त इजाफा कर दिया गया, जिसके नतीजे में तासुर लिया गया। लोगों ने कहा भाई इनके धरने के नतीजे में तो कीमत बढ़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे धरने के नतीजे में ये आदादोशुमार, मैं पूरे सेक्शन फिगर आदादोशुमार जो बता रहा हूँ पूरे यकीन के साथ बता रहा हूँ, 8 रुपए 35 पैसे घरेलू सार्फिन को फायदा हुआ है। तो ये जद्दोजहद है ना, हम तो आवाम के लिए कर रहे हैं। देखिए मेरा जाती कोई फायदा नहीं है, हाफिज नईमुर रहमान की जात को कोई फायदा नहीं है इसके नतीजे में, जमात इस्लामी को कोई फायदा नहीं है। ये आवाम का मसला है भाई। ये मीडिया के अफराद, नौजवान, तलबा, मजदूर, सबका मसला है कि जिनकी आमदनी भी टैक्सेबल नहीं होती और वो अपनी यूनिवर्सिटी को जाता है, 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, 130 रुपए उस पर लेवी टैक्स होता है। तो लोगों को पता ही नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने अवेयरनेस दी है। अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम जफर साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में गाड़ी ख़रीदना अब सिर्फ अपनी सेविंग से ही नहीं बल्कि बैंकों से कर्ज लेकर, लोन लेकर बहुत तेज़ी के साथ मुमकिन हो रहा है।
और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ऑटो फाइनेंसिंग के जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं वो हैं। जुलाई 2026 में हमने देखा कि पाकिस्तानी बैंक्स के ऑटो लोन्स का वॉल्यूम 386 अरब रुपए तक पहुंचा है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑटो फाइनेंसिंग की बुलंद तरीन सतह है। जून 2026 में यानी पिछले महीने ये वॉल्यूम 382 अरब रुपए था, यानी सिर्फ एक महीने में ही ऑलमोस्ट 4 अरब रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। सालाना बुनियाद पर सूरत-ए-हाल इससे भी ज़्यादा दिलचस्प हमें नज़र आती है। जुलाई 2025 में यानी पिछले साल ऑटो लोन्स का ये वॉल्यूम तकरीबन 286 अरब रुपए था, यानी एक साल में ये बढ़कर 386 अरब रुपए हुआ है। ऑलमोस्ट 35% का इसमें इजाफा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि लोग इतने लोन्स क्यों ले रहे हैं? तो जाहिर है एक बड़ी वजह इंटरेस्ट रेट में कमी भी है। जब लोन निस्बतन सस्ता होता है तो इंस्टॉलमेंट भी उसमें फिर कम महसूस होती है और गाड़ी खरीदने का फैसला काफ़ी आसान भी हो जाता है। बैंक्स की फाइनेंसिंग पॉलिसीज़ में आसानी और मार्केट में नई गाड़ियों और फिर चाइनीज़ ब्रांड्स की आमद ने भी कंज्यूमर्स की चॉइसेस में काफ़ी इजाफा कर दिया है। गाड़ियों की सेल्स हैं उसके जो ट्रेंड है वो उसको भी सपोर्ट कर रही हैं। जुलाई 2026 में पैसेंजर गाड़ियों की फ़रोख्त 17,216 यूनिट्स रही है, जो जुलाई 2025 के मुकाबले में ऑलमोस्ट 141% ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक अहम पॉइंट भी है, ये लोन बढ़ने का मतलब हमेशा ये नहीं है कि हर पाकिस्तानी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। महंगी गाड़ियों, SUVs और बेहतर मॉडल्स की ख़रीदारी में भी ये इजाफा जो है वो कर इस लोन के ओवरऑल वॉल्यूम को ऊपर ले जा सकता है। यानी पाकिस्तान में ऑटो फाइनेंसिंग की मौजूदा कहानी सिर्फ गाड़ियों की बढ़ती हुई सेल नहीं है, बल्कि ये दरअसल सस्ते लोन के साथ कंज्यूमर की बढ़ती हुई बाइंग कैपेसिटी और हाउस होल्ड्स के बढ़ते हुए लोन की कंबाइन जो एक पिक्चर है उसको भी जाहिर करती है। अब ये सूरत-ए-हाल कितनी हौसला, ऑटो इंडस्ट्री आगे इससे मज़ीद कितना ग्रो कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे। सौलिया हसन साहिबा ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सौलिया साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। फाइनेंसिंग बेहतर हो रही है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इससे ग्रेजुअली ऑटो इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर रही है, गाड़ियों की सेल बढ़ रही है और ज़ाहिर नई नई चॉइसेस भी इस वक्त आ चुकी हैं चाइनीज़ की सूरत में या कोरियन कंपनीज़ की सूरत में। तो ओवरऑल एक बड़ी अच्छी पिक्चर हमें ऑटो इंडस्ट्री की नज़र आ रही है आने वाले महीनों में। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपको एक पिक्चर नज़र आएगी। रीज़न बीइंग कि देखें, जब भी हम अपनी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो जब भी प्रॉपर्टी के ऊपर बूम आता है, साथ ही ऑटो इंडस्ट्री को भी एकदम से एक फिजा मिलती है कि वो ग्रोथ करती है। क्यों? क्योंकि लोगों की एक दो ही चीजें एसेट के तौर पर वो बहुत वैल्यू करते हैं, दो चीजों को, एक घर होता है, एक गाड़ी होती है। अगर उनको आसान के साथ पर घर मिलता है तो उसके लिए उनको एक गाड़ी भी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। उसके अलावा इस वक्त बैंक्स ने लोन लेना आसान कर दिया। पहले पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता था, चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा होता था। अब स्लाइटली उन्होंने उस चेक एंड बैलेंस को थोड़ा सा कम किया है, नीचे रेट्स भी नीचे आए हैं। लोग जहां घर ले रहे हैं वहां फिर गाड़ियां भी खरीदनी शुरू कर रहे हैं। और जहां आपने ये बात की ना कि नई कंपनीज आ रही हैं, देखिए मार्केट साइज हमारा बढ़ रहा है गाड़ियों का। मार्केट साइज क्यों बढ़ रहा है कि जितने भी नए चाइनीज प्लेयर्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक के अंदर आ रहे हैं और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का रखने का मतलब है कि आप अपना लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर रहे हैं और साथ के साथ बचत भी कर रहे हैं। तो यस, लोग इस वक्त ले रहे हैं, बैंक्स भी इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं। एंड अभी तक ऑटो पॉलिसी जो है, जैसी NED जो है अनाउंसमेंट होगी फॉर्मली उसकी, तो आई एम श्योर इससे भी मजीद लोन्स के जो रेट्स हैं वो नीचे आएंगे और गवर्नमेंट फुल सपोर्ट दे रही है इस चीज को। कार्बन क्रेडिट्स के लिए आपको पता है कि कंपनीज बन चुकी हैं एंड ओवरऑल एक बहुत अच्छा सिनेरियो नजर आ रहा है। और आगे आपने देखा था, देखें एक आपको याद है पिछली दफा जब हम आए थे इधर ही इसी प्रोग्राम में मिले थे, तो आपने कहा कि गाड़ी की प्राइसेस नीचे जा रही है। गाड़ी की प्राइस नहीं नीचे जाएगी। जब आप मवाजना करेंगे ना, एक आदमी जो कैश पर गाड़ी लेता है और कितने लोग बैंक के थ्रू लेते हैं, तो बैंक के थ्रू अराउंड 55 to 60% लोग लोन पर गाड़ी लेते हैं। क्यों? आहिस्ता आहिस्ता एक साथ देते रहते हैं। बिजनेस कम्युनिटी या जॉब है, उनके लिए आसानी होती है। तो इट्स इजियर फॉर देम कि जब बैंक अपने एक साथ अपने या रेट नीचे करे या बैंक फाइनेंसिंग की अगर अभी लिमिट बढ़ा दे मजीद, या बैंक के जिस तरह अब मैंने आपको बताया कि शराइत थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो गई हैं। और एक और बहुत बड़ी रीजन है कि कंपनीज खुद भी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पर गाड़ियां दे रही हैं। तो जहां आपने बैंक को गाड़ियां बैंक से ले रहे हैं गाड़ियां जो कॉर्पोरेट से ज्यादा, जो इंडिविजुअल्स हैं वो डायरेक्ट कंपनी से भी आसान साथ के ऊपर गाड़ियां ले रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पहले ये ऑप्शन मौजूद नहीं थी, आज ये ऑप्शन भी है, कंपनीज भी डायरेक्टली दे रही हैं। तो हमारा एक ओवरऑल जो गाड़ियों का
एक एम्बेड था, एक हमारा सिस्टम था, एक नंबर था हमारी मार्केट का, वो खुद इंक्रीज हो रहा है। तो अब साले साहब यार इस सिचुएशन में अभी तक तो वैसे अनाउंस हो जानी चाहिए थी ऑटो पॉलिसी, अब इसकी इस वक्त कितनी ज़रूरत है? ओवरऑल एक बेहतरी की तरफ इंडस्ट्री जा रही है, फैसिलिटीज़ लोन वाइज बहुत ज़्यादा मिल रही हैं लोगों को, कंज्यूमर्स को। अब अगर ऐसे मौके पर जल्द अज जल्द ये ऑटो पॉलिसी भी आ जाती है तो उसमें फिर क्या क्या फ़वाइद एक आम सारिफ तक पहुँच सकते हैं? देखिए बहुत ज्यादा फायदा होगा ऑटो पॉलिसी में। नंबर 1 जो हम अब सुनने में हमें बातें आ रही हैं वो ये है कि ये 3 मिलियन की कैप इलेक्ट्रिक गाड़ियों से हटा देंगे, तो वो एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा सार्फिन को। इसके अलावा जितने भी लोग हैं इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जाना चाह रहे हैं, उससे टैक्स में रिबेट्स आएंगी, जैसे इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हो रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने के लिए, तो हो सकता है वहां भी लोगों को फायदा हो जाए। फिर लोगों के पास ऑप्शंस भी बहुत सारे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ऑटो पॉलिसी की ये होगी कि देखें अनसर्टेनिटी है, आप जो बता रहे हैं ना 35% या 35 to 37% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लास्ट में जून के बाद से 2 महीने का डिप है मंथ ऑन मंथ का सेल के ऊपर। व्हाई? बिकॉज लोग अनसर्टन है इस वक्त क्या एनईवी पॉलिसी आ रही है। कोई कह रहा है कि गाड़ी सस्ती हो रही है, कोई कह रहा है गाड़ी महंगी हो रही है। तो गाड़ी ना महंगी हो रही है ना सस्ती हो रही है, ये सारा टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो एक ओवरऑल फिजा है वो यही है कि एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए स्पेशली एक ऐसी एनईवी पॉलिसी आ रही है जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा और लोगों के लिए गाड़ी खरीदना आगे फ्यूचर में इलेक्ट्रिक बहुत आसान होगा। और साली साहब जो नंबर बढ़ रहा है इससे हमें पता चल रहा है कि लोगों में एपेटाइट है, लोग परचेस करना भी चाहते हैं गाड़ी। एक ये जो हमारी मार्केट को 3 बड़े प्लेयर्स ने कैप्चर किया हुआ है, क्या लोगों का माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट हो रहा है या उसमें तब्दीली आ रही है कि अब वो बाकी ऑप्शंस की तरफ भी जा रहे हैं, बाकी कंपनीज भी अब ग्रो कर रही हैं ग्रेजुअली? अभी भी एक बड़ा डिफरेंस नज़र आता है, कोई टोयोटा, होंडा, सुजुकी अभी भी मार्केट कैप्चर किए हुए हैं? देखें टोयोटा, होंडा, सुजुकी जो है वो एक लेगेसी है, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान में जितना भी काम किया, हम लोग को एक होता है ना, हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, अच्छा सुजुकी लेंगे फटाफट बिक जाएगी, फास्ट कैश है। होंडा जरा मुश्किल, टोयोटा लेंगे फटाफट बिक जाएगी। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि लोग होंडा, टोयोटा यूज लेना नहीं चाह रहे, सुजुकी यूज लेना नहीं चाह रहे। उसकी जगह वो कह रहे हैं यार यूज की जगह हम ब्रांड न्यू नई चाइनीज गाड़ी क्यों ना ले लें। नेटवर्क सिस्टम भी सारी कंपनीज बना रही हैं, गाड़ी भी फॉरेन अवेलेबल है, बेहतर क्वालिटी की गाड़ी अवेलेबल है। तो देखिए पाकिस्तान की जो सबसे अच्छी बात है, हमारे लोग चेंज बड़ी थोड़ा सा मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक ओवरऑल चेंज लाती है। जैसे याद होगा आपको सीएनजी में आया था, उसी तरह इलेक्ट्रिक की मार्केट आप देखें कि पिछले 5 महीने में एकदम से इतना बूम आया इलेक्ट्रिक मार्केट पे। अब आपको चार्जेस भी नजर आने शुरू हो गए हैं हर पंप पर नहीं है तो लोगों ने अपनी इंडिविजुअल जगहों पर लाइसेंसेस लेकर वहां पर चार्जेस लगाए हैं, लोग आके वहां से कमा रहे हैं। वहां तो चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस इतना ज्यादा वाइबल हो गया, जैसे बिजनेस वाइबल हो गया साथ ही लोगों ने गाड़ियां भी लेना शुरू कर दी। तो अब बिग थ्री नहीं रहा, इनको सपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। जिस दिन पुलिस ने, बापडा ने, एफआईए ने, एफबीआर ने, इन लोगों ने इनसे गाड़ियां लेना बंद कर दी, जुडिशरी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आ गए, तो इनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी मार्केट में। बहुत शुक्रिया। सौले हसन साहिबा ऑटो सेक्टर के साथ मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी ने नए माली साल के पहले माह में अचानक तेजी दिखाई है। जुलाई 2026 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी तकरीबन 17 करोड़ 90 लाख डॉलर रही है, जो जून के मुकाबले में 264% का एक बहुत बड़ा इजाफा है। लेकिन यहाँ पर एक बात भी समझना ज़रूरी है, जुलाई की इन्वेस्टमेंट में बड़ा इजाफा ज़रूर हुआ है, मगर गुज़िश्ता साल जुलाई के मुकाबले में ये अब भी 20% कम है। यानी माहाना बुनियाद पर यह बेहतरी आई है, लेकिन सालाना तस्वीर अभी भी कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है। इस इजाफे की बड़ी वजह जून की कमज़ोर कारकर्दगी भी है। जून में खुराक और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर से नुमाया सरमाया बाहर निकला था, जिसके बायस बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख डॉलर तक ही महदूद रही थी। जुलाई में सूरत हाल कुछ बदली और नए सिरे से इन्वेस्टमेंट आई है। स्टैटिस्टिक्स हमें यह बताते हैं कि जुलाई में ओवरऑल गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट तकरीबन 20 करोड़ 40 लाख डॉलर रही और इसमें बराह रास्त इन्वेस्टमेंट 17 करोड़ 90 लाख डॉलर, जबकि शेयर्स की इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख डॉलर थी। अब अगर हम सेक्टर वाइज नजर डालें तो फाइनेंशियल, बिजनेस और एनर्जी सबसे नुमाया इसमें रहे। फाइनेंशियल सेक्टर में खालिस इन्वेस्टमेंट तकरीबन 6 करोड़ 23 लाख डॉलर रही है, जबकि एनर्जी सेक्टर में भी
5 करोड़ 75 लाख डॉलर की प्योर इन्वेस्टमेंट हुई है। एनर्जी में कोयले से बिजली के मंसूबों ने अहम किरदार अदा किया है। मुख्तलिफ ममालिक के लिहाज से चीन जुलाई में सबसे बड़ा इन्वेस्टर रहा है, जो आमतौर पर रहता है। चीन से तकरीबन 6 करोड़ 32 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है। कनाडा ने तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख डॉलर इन्वेस्ट पाकिस्तान में किए हैं, इसका दूसरा नंबर है। अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट का ये इजाफा मुस्तकिल रुझान बन सकता है? माली साल 2026 की मुकम्मल तस्वीर इस मामले में मोहतात रहने का इशारा देती है। पूरे माली साल में बराह रास्त गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1.6 अरब डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल के 2.4 अरब डॉलर के मुकाबले में 34% कम थी। अब मजीद अहम बात इसमें यह है कि इन्वेस्टमेंट चंद शोबों और चंद ममालिक तक ही महदूद है। माली साल 2026 में एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हासिल की। कम्युनिकेशन के सेक्टर में तकरीबन 45 करोड़ 60 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट में कमी देखी गई, और दूसरी तरफ गैर मुल्की इन्वेस्टर्स की जानिब से मुनाफे की बैरून मुल्क मुंतकली भी तकरीबन 2.3 अरब डॉलर रही है। इसलिए सिर्फ नई इन्वेस्टमेंट देखने के बजाय ये भी देखना इस वक्त ज़रूरी है कि मुल्क से सरमाया वापस कितना जा रहा है। पाकिस्तान के लिए असल कामयाबी ज़ाहिर उस वक्त होगी जब गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक माह के स्टैटिस्टिक्स तक महदूद ना रहे, बल्कि एक ओवरऑल मुस्तकिल तौर पर इसका एक ग्रोइंग ट्रेंड बरकरार रहे। अब इंडस्ट्री के साथ टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट के साथ रोज़गार पैदा करने वाले सेक्टर्स मुसलसल इस सिलसिले में आगे बढ़ें, और कुछ सेक्टर्स हमें बेहतर परफॉर्म करते नज़र भी आ रहे हैं। मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। मियाँ जाहिद हुसैन साहब साबिक वज़ीर हैं, सनतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देखते हैं कि हम पूरा फिस्कल ईयर, किसी भी ईयर का जायज़ा लें, एक दो महीने कोई बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है कुछ ममालिक से, कुछ सेक्टर्स में, लेकिन हम वो मोमेंटम कैरी नहीं कर पाते। पिछले साल भी जुलाई में बड़ा अच्छा आगाज़ हुआ, लेकिन फिर हम उसको कैरी नहीं कर सके। इस साल भी सूरत हाल रहेगी या कुछ हालात बेहतर हो सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि आपने जो भी फिगर्स बताए हैं कि इसमें जो शायद 260% आपने कहा कि जी ग्रोथ हो गई है जून के मुकाबले में, हाल दो कि वो ठीक है, ऐसे ही है, लेकिन वो एक्चुअल अमाउंट है कितना? एक्चुअल अमाउंट भी बहुत नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो जो 49 मिलियन डॉलर था, तो यानी 50 करोड़ डॉलर था, वो अब जो है उसमें से बढ़ गया, इजाफा हो गया। लेकिन अगर उसको पिछले साल देखें अगर मई के मुकाबले में, तो वो उल्टा 20-22% कम है। और वो भी जो मई पिछले साल का भी था, वो भी कोई 1-1.5 अरब डॉलर था, तो वो भी कोई इतनी खास कोई अमाउंट नहीं थी। पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के पोटेंशियल को देखते हुए जब हम ये इस तरह के बहुत छोटे छोटे फिगर देखते हैं और उसको परसेंटेज में 200% और 250-250% की इंक्रीज बताते हैं, तो वो ज़ाहिर है कि बड़े मिसलीडिंग होते हैं। बात यह है कि हमें जो एक्चुअल हमारा जो पोटेंशियल है और जो हमारे इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, और जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी और हमारे फील्ड मार्शल साहब भी जिस तरीके से अभी इंटरनेशनली इन लोगों को रिकग्निशन मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, और पाकिस्तान का जो पॉजिटिव करैक्टर है और पॉजिटिव स्टेचर है, वो बहुत तेजी से बुलंद हो रहा है। तो अब उसको किस तरीके से ट्रांसलेट होता है इनटू इकॉनमी, इनटू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको भी स्टिल अभी इसको देखना बाकी है, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है पूरी दुनिया में, तो उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई 25-50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ माइंस एंड मिनरल का जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। हमारे एग्रीकल्चर के जो है उसमें पोटेंशियल मौजूद है। अभी हमारा जो चाइना के साथ एग्रीमेंट्स हमारे चल रहे हैं, चाइना की इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास आ रही है, लेकिन एक्चुअली तो चाइना की जो पिछली पेमेंट्स हैं, जो ड्यू पेमेंट्स हैं, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो चाइना की जो मजीद इन्वेस्टमेंट है, मजीद उनकी जो CPEC 2 में जो इन्वेस्टमेंट मतोको थी, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था, जिसमें एग्रीकल्चर में उनकी हमें बहुत सपोर्ट मिलनी थी, तो वो भी चीज़ें जो है गालबन पिछली जो उनकी पेमेंट्स हैं उसकी वजह से वो डेफर हो रहा है। तो हमें मजीद चाइना को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमें जो सऊदी अरब के साथ हमारा जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसमें अब टर्की भी शामिल हो गया है, तो इसका भी हमें इसको इकॉनमी में किस तरह से ट्रांसलेट होता है। ज़ाहिर है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है, उनकी भी पूरी कोशिश यही है कि आजकल जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो सारी इकॉनमी में ही ट्रांसलेट होती है। तो हमारे लोग भी जो हैं इसमें बड़े काबिल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, जिन्होंने ये सारे कारनामे करके हमें दिखाए हैं, चाहे वो डिफेंस की फील्ड हो और चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन की फील्ड हो, डिप्लोमेसी की फील्ड हो। अब उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना इनटू इकॉनमी, तो ये एक बड़ा एक इम्तहान है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, इसको साथ मिला के, और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं
इनको साथ में अगर बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉपरली ऑन बोर्ड किया जाए या बीसीसीआई को ऑन बोर्ड किया जाए तो इसमें हम लोग इनको बता सकते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को हमारी इकोनॉमी में ट्रांसलेट किया जा सकता है। सही। हमारे 169 सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। इसी तरीके से 170 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। हमारे यहाँ जैसे मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे पास सिर्फ अगर मार्बल की तरफ देखें तो 325 बिलियन टन के हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं। इस तरह लाइम हमारे पास इतने ज़्यादा ज़खायर हैं कि उसका शुमार ही नहीं है। यानी हम पूरी दुनिया को सीमेंट बना के बेच सकते हैं, लेकिन सीमेंट में भी आप देखेंगे कि हमें तकरीबन को 20% हमारी एक्सपोर्ट जो है सीमेंट की कम हुई है। आलू के हमारी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है सीमेंट की वो भी 50-55% बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट 20% कम हो गए। तो इसी सीमेंट में तो पूरी दुनिया को सीमेंट बना के सप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो मैंने अभी मार्बल का आपसे जिक्र किया तो मार्बल में वैल्यू एडिशन है, इसमें क्वेरिंग है, इसमें जो मार्बल क्वेरिंग के स्टेज पे ज़ाया कर देते हैं उसको ठीक करने की जरूरत है। इस तरह फ्रूट एंड वेजिटेबल में कोई 3000 अरब रुपए हम साल का लॉस करते हैं क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है, वो पेरिश हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। उनके लिए हमें उनको वैल्यू एडिशन यानी जाम, जेली, मार्मलेड इस टाइप की चीज़ें, केचप ये बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत है। तो बात यह है कि ये सारे जो चीज़ें हैं हमें कुछ अपने यहाँ इन चीज़ों को ठीक करना होगा ताकि हमारे यहाँ जो एक्चुअल प्रोड्यूस है वो ज़ाया ना हो। तो जाहिर साहब उसको ये करना, ये जाहिर साहब नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास पोटेंशियल भी है। अभी आपकी गुफ्तगू से हमें बड़ा बेहतर अंदाज़ा हो रहा है कि रोड मैप भी पूरा मौजूद है। मसला सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है। ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही है? डिफेंस के महाज पर हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, डिप्लोमेसी में हम बड़े इस वक्त आगे आ गए हैं और बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। ये डिफेंस और डिप्लोमेसी के बाद इकोनॉमी की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रही है? डी से ई तक का सफ़र इतना मुश्किल क्यों हो गया है? मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसके कैसर शेख साहब मिनिस्टर हैं, ये पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी के साथ ग्रुप में मीटिंग्स होती हैं और इसमें हारून अख्तर खान साहब भी उन मीटिंग में शरीक होते हैं और इसमें जितने डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के प्रोविंशियल लेवल के उनके भी अफसरान शरीक होते हैं। अच्छा, उसमें जो रिफॉर्म्स सजेस्ट की जाती हैं कि फॉर एग्जांपल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसमें कितने दिन में परमिशन मिलेगी, सैंक्शन कितने दिन में होगी, उसका नक्शा कितने दिन में अप्रूव होगा और साइट प्लान कितने दिन में होगा, ये सारी चीज़ें निटी ग्रिटी में जाके वो उसमें रिफॉर्म सजेस्ट भी कर रहे हैं और वहाँ के जो अफसरान हैं वो उनको एक्सेप्ट भी कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जी हम अगले महीने ये सारे रिफॉर्म्स करके आएंगे, लेकिन वो अगले महीने आते नहीं थे। और वो रिफॉर्म जो है इस तरीके से बावजूद हमारा जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है इनके साथ फॉरेन कंसल्टेंट्स भी हैं, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये हमारे मुल्क में जो रिफॉर्म्स हैं वो हो जाए। लेकिन बात यह है कि उसमें जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिले होती है, वो उसको इन्फोर्स नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ये जो सारे छोटे छोटे जो बैरियर्स हैं जो इकॉनमी के रास्ते में प्रॉब्लम है। देखिए ऊपर मेगा लेवल के ऊपर जो उसमें है हमारी जो मैक्रो लेवल के ऊपर हमारी गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म है, हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उसको जब हम निचले लेवल के ऊपर आते हैं जहाँ एक्चुअल एनफोर्समेंट होती है, जहाँ पे फील्ड में उसको काम करने की जरूरत होती है, तो वहाँ पे बेशुमार हर्डल्स मौजूद हैं। वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ के जो लोग हैं वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें उनके दिखाती भी है, इनकॉम्पिटेंसी भी है और कुछ उसमें प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेजिस्लेशन के प्रॉब्लम्स भी हैं, कोई सूबाई सतह पे लेजिस्लेशन के इशूज भी है। तो इस वजह से वो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ख्वाब हैं वो इस वजह से ऊपर के लेवल के ऊपर तो मैक्रो लेवल पे तो डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन जब वो माइक्रो लेवल पे फील्ड लेवल पे वो चीज़ें जब आती हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। और फॉरेन इन्वेस्टर जब आता है वो हमारे जो कानून की किताबें पढ़ता है और वो ये देखता है कि जी इसमें तो CEO की अरेस्ट की पावर भी इसमें FBR के पास है, इसमें कंपनी के चेयरमैन को भी वो अरेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टर को, CFO को अरेस्ट कर सकते हैं। तो आल्दो के वो पावर शायद यूटिलाइज ना ही होती हो, लेकिन वो पावर उसमें बुक में मौजूद है। तो उसको जब वो लोग पढ़ते हैं तो वो देख के खौफजदा हो जाते हैं कि जी हम बाहर से आएंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने, तो ऐसा ना हमारी FIR कट जाए, ऐसा ना हो किसी और चीज़ में पकड़े जाए। तो इस वजह से लोग खौफजदा हो जाते हैं। फिर जब वो फील्ड में जाते हैं हमारे स्टाफ से, यानी हमारे जो फील्ड स्टाफ है, फील्ड ब्यूरोक्रेसी है,
उनसे जब जाके मिलते हैं, ज़ाहिर है कि इंटरेक्शन वहीं से होना है, सैंक्शन वहीं से होनी है, परमिशन वहाँ से मिलनी है, बिजली वहाँ से लगनी है, गैस वहाँ से लगनी है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल वहाँ रिजॉल्व होने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू वहाँ रिजॉल्व होने हैं। तो जब वो फील्ड में जाते हैं और वो जाके वो देखते हैं तो उन्हें समझ आती है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इस वजह से वो फिर पैकअप कर जाते हैं और पाकिस्तान में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के इशूज उसके अलावा है। तो खैर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज तो जिस तरीके से गवर्नमेंट टैकल कर रही है और जिस तरीके से हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं तो वो तो इशू रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये कि ये जो छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं इनको रिजॉल्व करना मैं समझता हूँ कि शायद हमारे जैसा आदमी जो पाकिस्तान में काम करता है, जिसको पिछले 30-40-50 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो हम लोग भी सब जाके मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं। कस्टम में आप देखेंगे हमारा जो इम्पोर्ट्स के रॉ मटेरियल होते हैं वो एक महीना उसको किसी ना किसी रीजन से डिले कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डैमरेज जो डिटेंशन जो है वो लोगों को देना पड़ता है। ठीक। तो इस तरह के मार हर्डल जो इरिटेंट्स हैं, जब तक हर लेवल के ऊपर एक छोटे फील्ड स्टाफ में भी एक फील्ड मार्शल साहब ना बैठे हो, एक शहबाज शरीफ साहब ना बैठे हो, उस वक्त तक वो काम होता नहीं है और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जाके फील्ड में अफसरान से वो अपना काम जायज काम करवा सकें या विद इन टाइम टेबल करवा सकें। अगर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए अरबाब साहब, तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि हर काम के लिए आपको आवर्स की लिमिट्स रखनी होगी कि जी ये काम आप 48 आवर्स में करें, ये 24 आवर्स में करें, ये 72 आवर्स में करें। हर एक की आपको टाइम लिमिटेशन देनी होंगी ताकि जो अफसरान है फील्ड में वो उन टाइम टेबल या उन टाइम लिमिट्स के हिसाब से वो काम करके देने के पाबंद हो। अगर उससे ज्यादा वो टाइम कंज्यूम कर रहे हो तो उनसे फिर जवाब तलबी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जब तक तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं होंगे, डिजिटलाइज नहीं होंगे, ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं होंगे विद टाइम टेबल, विद टाइम लिमिट्स, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ना लोकल इन्वेस्टमेंट होगी ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये सारी चीजें हैं। साथ में वैल्यू एडिशन का मैकेनिज्म बनाना होगा ताकि हमारी जो, मैं आपको बताऊं 3000 अरब रुपए का तो हम दूध जाया कर देते हैं साल में कमाने के बाद। और ये भी मैं आपको बता दूं कि तकरीबन को 500-600 अरब रुपए की बिजली हम बनाने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो हम साल की जाया कर देते हैं लाइन लॉसेस की शक्ल में या ये बिल नॉन पेमेंट की शक्ल में। टोटल बिजली के सेक्टर में हमारे को 1000 अरब रुपए साल के लॉसेस हैं। तो ये चीजें जो है ये हम इनकर करने के बाद, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये पैसे हम जाया कर देते हैं। तो ये चीजें जो है, ये चीजों को अगर हम देखें तो मैंने हिसाब लगाया था, ये तकरीबन कोई 7-8 अरब डॉलर बनते हैं साल के जो हम जाया करते हैं। तो अगर हम इन चीजों को ठीक कर लें तो मैं समझता हूँ, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी में जो 169 सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर को ठीक करें और 166 या 170 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हमारा 1 अरब डॉलर साल की एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल रखता है। और हम 170 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो तो हंसते खेलते कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक इकोनॉमिक कमिश्नर का तयन करें, जैसे डिप्टी कमिश्नर होता है, डीपीओ होता है, इसी तरीके से एक इकोनॉमिक कमिश्नर हो और उसका लाइजन हो विद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और लोकल चैम्बर, इनके साथ हो। तो ये हम चेन बना के और हम हर डिस्ट्रिक्ट से उसका जो पोटेंशियल है उसके मुताबिक उसको एक्सप्लोर करके और 1 अरब डॉलर साल एक्सपोर्ट हो सकती है। तो 170 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो तो 2-3 सालों के अंदर अंदर हो सकती है। बिल्कुल सही। तो ये चीजों को लाइन करने की जरूरत है। बाकी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सारे के सारे मौजूद हैं और पॉलिसी सपोर्ट भी मौजूद है। ठीक है, उसके बावजूद बड़ी मुनासिब आपके मसाइल ये आपकी तजावीज़ हैं और काबिल अमल भी हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत इन तजावीज़ को कब कंसीडर करती है और उस पर अमल दरामद भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, साबिक वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। अब इस फिस्कल ईयर का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ है, देखना है कि ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है या फिर पिछले सालों की तरह ही ये साल भी साबित होता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।